हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आयुष एग्जाम। और आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा। और आज हम स्टडी करेंगे लीनियर अलजेब्रा बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमएससी को भी ध्यान में रखते हुए, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हमारा लेक्चर 1 है। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट इज़ लीनियर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। और चूँकि लेक्चर 1 है तो हम लोग सिलेबस से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले हम सिलेबस बताएंगे। सिलेबस हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 में कौन सा सिलेबस है, फिर यूनिट 2 में कौन सा सिलेबस है, फिर यूनिट 3 में क्या क्या है, और इस तरीके से हम लीनियर अलजेब्रा का जो है सिलेबस को डिकोड करेंगे। तो आज हमारा जो काम है वो है डिकोडिंग सिलेबस। ठीक है, डिकोडिंग द सिलेबस। जब हम सिलेबस को डिकोड कर लेंगे देन हम मूव ऑन करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स। तो जब हम लोग सिलेबस को अपने डिकोड कर लेंगे, तब हम लोग बेसिक्स फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, मतलब आज ही के आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब आज ही के आज हम लोग जंप नहीं करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि लीनियर अलजेब्रा यहीं से शुरू होता है, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज ही के आज यानी इसी लेक्चर में हम लोग इस पे जंप नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे हमको जंप नहीं करना है। हमें सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स को कवर कर लेना है, बेसिक फंडामेंटल्स को देख लेना है, ताकि इस चैप्टर में कोई या इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल्स थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे बेसिक फंडामेंटल्स समझ में आए। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला कार्य है कि हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, देन बेसिक फंडामेंटल्स पर मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं यूनिट वाइज। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये जो लीनियर अलजेब्रा है, ये जो लीनियर अलजेब्रा की अब मैं सीरीज़ बनाऊंगा यहाँ पे अपने चैनल द आयुष एग्जाम पे। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, तो हम ये जो सब्जेक्ट है वो यूनिट वाइज कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग जो ये सब्जेक्ट है वो यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो यूनिट 1 पे हम पहले देखते हैं कि क्या क्या है। सिलेबस ऑफ यूनिट 1। ठीक है, तो पहला यहाँ पे पॉइंट है जहाँ, ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ठीक है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में, ठीक है, जब आप 9th में थे, 10th में थे, 11th में, 12th में थे, या उससे पहले जब आप और भी लोअर क्लासेस में थे, 6 to 8, तो उस टाइम पर आप लोगों को कुछ ऑपरेशंस बताए जाते थे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एक ऑपरेशन आपका हो गया प्लस का, जिसको बोलते हैं हम लोग एडिशन। एक हो गया माइनस का, जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। एक हो गया ये मल्टीप्लिकेशन, और एक हो गया डिवीज़न। तो ये कुछ ऑपरेशंस हम लोगों ने देख रखे हैं मैथमेटिक्स में। तो ऐसा ही कुछ ऑपरेशन है, बट ये बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल में जाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए। सेकेंड हम देखेंगे, जब बाइनरी ऑपरेशन हम समझ लेंगे तो हम देखेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेकेंड हम देखेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, जिसको सिलेबस लिखना है। अच्छा, जो बीएससी में है तो बीएससी आई थिंक सेकेंड ईयर में ये आ जाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका ये सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा। एमएससी में थोड़ा सा एडवांस कोर्स होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी एग्जाम हो, चाहे वो सीयूटी पीजी एंट्रेंस हो या यूजी एंट्रेंस हो, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली थ्योरम्स का स्टेटमेंट नहीं आता, थ्योरम का प्रूफ नहीं आता। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरली क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, तो वहाँ थ्योरम्स क्या ही करेंगे आके। ठीक है,
लेकिन जो BSc MSc के एग्जाम्स है वहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम्स आपको लिखना पड़ता है, तो थ्योरम्स आती हैं, तो हम थ्योरम्स भी करेंगे, थ्योरम्स के प्रूफ्स भी करेंगे, ठीक है। और थ्योरम्स हम वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी, जो इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है, जिसका काफ़ी रोल होगा हर जगह, उन्हीं थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं, जो इस पर्सपेक्टिव से आए हैं कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, तो आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स जहाँ जहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो थ्योरम में यूज़ हो रहे हैं और जो अलग से रिजल्ट्स लिखवा जाएंगे, उनको नोट डाउन कर लेने हैं, उन पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, और बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो यूनिट 1 में जो है 2 टॉपिक्स हमने लिखवा दिए हैं। सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशंस देखेंगे, देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद हम फाइनली मूव ऑन करेंगे ग्रुप नहीं मूव ऑन करेंगे, ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं। फिर हम मूव ऑन करेंगे ग्रुप्स पे, ग्रुप्स के साथ हम लोग रिंग भी देखेंगे, और रिंग के साथ हम लोग फील्ड भी देखेंगे। यहाँ पे हमको PhD नहीं करनी। आप क्या पढ़ रहे हो? लीनियर अलजेब्रा। आप पढ़ रहे हो लीनियर अलजेब्रा। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके कोर टॉपिक्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। ये सारे यहाँ के टॉपिक्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये एक अलग ब्रांच है, ठीक है, ये एक अलग ब्रांच है। तो हमें यहाँ पे PhD नहीं करनी, हमें यहाँ पे बस ये समझना है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, रिंग्स क्या होते हैं, और फील्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स के एग्जांपल्स क्या हैं, रिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, फील्ड के एग्जांपल्स क्या हैं, इनकी कुछ हद तक प्रॉपर्टीज़, और इनकी कुछ हद तक प्रॉपर्टीज़। क्यों हम ये पढ़ेंगे? हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं का यूज़ है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं का कुछ हद तक या इनका मैक्सिमम यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट आएंगे, और सेट इनमें से ही कोई हो सकते हैं। कुछ सेट ग्रुप बन रहा होगा, कुछ सेट रिंग बन रहा होगा, कुछ सेट फील्ड बन रहा होगा, ठीक है, अपने ऑपरेशन के हिसाब से, अपने बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से। इसीलिए हमें इनको देखना पड़ेगा, हमें इनके बारे में समझ होनी चाहिए कि ग्रुप क्या है, रिंग क्या है, फील्ड क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ दिस, सेकेंड टॉपिक इज़ दिस, थर्ड टॉपिक इज़ दिस, फोर्थ टॉपिक इज़, जब हम ये तीनों चीज़ कवर कर लेंगे तब फाइनली जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, तो जो अब यहाँ से शुरू होता है आपका लीनियर अलजेब्रा। ये अभी तक इंट्रोडक्शन था, ये अभी तक इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है प्रॉपर लीनियर अलजेब्रा, प्रॉपर लीनियर अलजेब्रा। तो इनका पहला टॉपिक क्या है? यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है वेक्टर स्पेस। हम एकदम बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, ठीक है, हम लोग एकदम बुकिश लैंग्वेज, नोट्स लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे। हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, हम कैसे इसको फील कर सकते हैं 3D में, प्लेन में, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से इसको डील करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम डेफिनेशन पे मूव ऑन नहीं करेंगे। मैक्सिमम क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि डेफिनेशंस पे चले जाते हैं। आप लोगों को कुछ लोग क्या होता है, डेफिनेशन बता देते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद आगे मूव ऑन कर जाते हैं। हम इसको प्रॉपर्ली समझेंगे कि वेक्टर स्पेस कैसे बन रहा है, वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बाद हम समझेंगे, इस पे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इसका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देन वेक्टर सब स्पेस आता है, तो पांचवा टॉपिक है आपके पास वेक्टर सब स्पेस, ठीक। सिक्स्थ टॉपिक इज योर लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी पे पूरी लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे बेस्ड है। जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा उसको हद तक लीनियर अलजेब्रा समझ भी आ जाएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। बाकी टॉपिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं। सेवेंथ टॉपिक इज Li vectors and LD vectors। सेवेंथ टॉपिक आपका है Li vectors और LD vectors। Li vectors का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और LD vectors का मतलब होता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब सिर्फ आप ये सिलेबस नोट डाउन करिए इसी तरीके से, यूनिट वाइज क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेक्चर तो आएगा ही।
8th टॉपिक है लीनियर स्पैन। ठीक, 8th टॉपिक इज लीनियर स्पैन। 8वां जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा लीनियर स्पैन। इसको बोलते हैं LS, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LS। ठीक है, एक्चुअली लीनियर स्पैन क्या होता है, जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं का कलेक्शन होता है। ठीक है, इन्हीं का कलेक्शन होता है लीनियर स्पैन। 9th टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। अच्छा, इस बीच जितनी भी थ्योरम्स आएंगी, ठीक है, यहाँ तक तो हम कोई थ्योरम्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें सिर्फ रिजल्ट्स, डेफिनेशंस, इतना ही हमें ज़रूरत है। यहाँ से जितनी भी थ्योरम्स आएंगी, इसके बाद से टॉपिक 4 से जितनी, मतलब जो हमारा प्रॉपर्ली जो लीनियर अलजेब्रा LA का जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9th टॉपिक इज बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, तो बेसिस और डायमेंशन हम दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। 10th टॉपिक इज इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम क्या होता है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लीनियर सम क्या होता है। तो डायरेक्ट सम और लीनियर सम क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। और एक और आखिरी टॉपिक है, इसको भी लिख लीजिए, कोशेंट स्पेस। तो ये टोटल 11 टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 1। ठीक है, तो यूनिट 1 में कितने टॉपिक्स हैं? 11 टॉपिक्स हैं। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ। फर्स्ट वन इज बाइनरी ऑपरेशन, सेकेंड वन इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज ग्रुप्स, रिंग, फील्ड, हमें बस इसका इंट्रोडक्शन देखना है। फोर्थ इज वेक्टर स्पेस विथ एग्जाम्पल्स, फिफ्थ इज वेक्टर सब स्पेस विथ एग्जाम्पल्स। लेक्चर 6 जो टॉपिक 6 है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। यूनिट 1 का जो टॉपिक 6 है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। देन टॉपिक 7 LI वेक्टर्स, LD वेक्टर्स। LI वेक्टर्स को बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, LD वेक्टर्स को बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। 8th इज लीनियर स्पैन, 9th इज बेसिस एंड डायमेंशन, 10th इज डायरेक्ट सम एंड लीनियर सम, एंड 11th इज कोशेंट स्पेस। और जब ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा जो यूनिट 1 का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कहाँ पे मूव ऑन करेंगे? यूनिट 2 पे। तो अब यूनिट 2 का सिलेबस लिखिए। आज हम पहले पूरा सिलेबस लिख लेंगे, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन आज हमें जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें सिर्फ सिलेबस पे नहीं रहना है, हमें बाइनरी ऑपरेशन भी स्टार्ट करना है। यूनिट 2 का जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सेकेंड यूनिट है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं LT। सेकेंड है एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड इज रैंक, या इसको थोड़ा सा और रेंज स्पेस, नल स्पेस। पहले इसको समझेंगे, रेंज स्पेस क्या है, नल स्पेस क्या है। और जब इसको समझ लेंगे तो हम चौथा टॉपिक में मूव ऑन करेंगे, रैंक नल्टी थ्योरम। ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रैंक नल्टी थ्योरम नहीं आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के यूनिट में, तो फिर आपको क्या ही आता है। ठीक है, तो मतलब कहते हैं कि ये कोर टॉपिक है, स्टार टॉपिक। मैं इसको स्टार टॉपिक बोल रहा हूँ, कोर। जो टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं बोलता हूँ कोर टॉपिक। ठीक है, रैंक नल्टी थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और आखिरी टॉपिक रहेगा हमारा, इसी में ही कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट यूनिट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगा कि मैं इसको नेक्स्ट यूनिट में डालूंगा, पर इसी यूनिट में हम कवर कर लेंगे
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जांपल बेस्ड ऑन एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलटी, ठीक है। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक मैट्रिक्स ही होता है। मैट्रिक्स आपने पढ़ा है 11th में, ठीक है, 11th में नहीं 12th में पढ़ा होगा। ऐसी होती है मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर एरे रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे होते हैं एलिमेंट्स A11 टाइप के, फिर A12 टाइप के, ऐसे कर करके n क्रॉस n की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इस तरीके से मैट्रिक्स बनती है। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कुछ और नहीं, वो क्या होता है बेसिकली यही मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मतलब हम किसी भी एलटी को मैट्रिक्स, किसी भी एलटी की जो है मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज यूनिट 2, यूनिट नंबर 3, थर्ड यूनिट। इसका सिलेबस देखो। अब हमने क्या किया कि किस तरीके से मूव ऑन किया। पहले हमने एलटी देखा, एलटी में जितने सब कुछ हैं वो सब देखा, और फिर किसी भी एलटी का हमने क्या किया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाया। तो अब हम मैट्रिक्स पे आ गए हैं। तो अब जो तीसरी यूनिट है, जो कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीख चुके हैं, तो हम जो थर्ड यूनिट है उसमें हम सिर्फ मैट्रिसेस की बात करेंगे, ठीक। तो जो आप लोग लीनियर अलजेब्रा में देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा में आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी, तो जो थर्ड यूनिट है वो मैट्रिक्स पे ही है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, पहले हम इसका बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अलजेब्रा की बात करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का सम, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं वो सब। देन वी हैव रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देन वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट। देन वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि इसको मैं बाद में या पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ। मतलब ये टॉपिक ऐसा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि हम इसको स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं और इसको आखिरी में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम इसके स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं और इसके एंड में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बेसिक्स पढ़ लेंगे, अलजेब्रा देख लेंगे, रैंक देख लेंगे, डिटर्मिनेंट देख लेंगे, और तब जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशंस का खेल खेलते हैं, रो ऑपरेशंस करते हैं, कॉलम ऑपरेशन करते हैं। हालांकि रो ऑपरेशन एकदम मॉडल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम रो ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा 5वां टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन। इससे तो क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। मतलब लीनियर अलजेब्रा आपका कोर्स है और उसमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज अगेन है कॉल टॉपिक, ठीक, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आइगन स्पेस। और इतना करने के बाद हमारी जो थर्ड यूनिट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप मेरे साथ दिख रहे होंगे। यूनिट नंबर 4, हमारी फोर्थ यूनिट। अब फोर्थ यूनिट में क्या करेंगे, लगभग सब कुछ तो कवर हो ही गया है। तो फोर्थ यूनिट में क्या करेंगे, तो फोर्थ यूनिट में करेंगे हम लोग, एक मिनट में यहाँ पे अपने मार्कर में रिफिल इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट। नाउ फोर्थ यूनिट, ठीक है। अब फोर्थ यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ यूनिट में हमारे पास काफ़ी
ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये वाली यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे जो हम देखेंगे पहला टॉपिक वो है डायगोनलाइजेशन, ठीक है। आपके सिलेबस में मेंशन होगा आखिरी में डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन क्या होता है देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या कहते हैं ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम पहले ये वाली मैट्रिक्स देखेंगे, फिर ये वाली मैट्रिसेस देखेंगे क्या होती हैं, ठीक है। देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थ्योरम भी है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आल्सो वी हैव रेशनल कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। एक हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है और एक हमारे पास रेशनल कैनोनिकल फॉर्म होती है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं यूनिट नंबर 4, ठीक है। देयर आर 5 टॉपिक्स, देन दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक्स हमको इसमें करने हैं। इसी में आप ये भी कर सकते हो, एक और टॉपिक है बाइलिनियर फॉर्म। एक और टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दीजिए बाइलिनियर फॉर्म। तो ये 6 टॉपिक्स हो गए चौथी यूनिट से, ठीक है। अब आखिरी यूनिट, तो हमारी लास्ट यूनिट, डस्टर कहाँ गया, ठीक है। हमारी लास्ट यूनिट जो हमारी 5वीं यूनिट होगी, और 5th यूनिट में हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो 5th यूनिट में सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास। हम 4 टॉपिक में ही अपना जो 5वां यूनिट है वो रैपअप कर लेंगे, ठीक है। असल में जो अभी तक आप लोगों ने 4th यूनिट में पढ़ा, 4th यूनिट तक, मतलब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये जो 4 यूनिट है यहाँ तक भी आपने कर लिया तो आपका जो है 95% जो है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। 95% जो है आपका लीनियर अलजेब्रा वो कवर हो चुका है, ठीक है। मतलब अप टू यूनिट नंबर 4, ठीक है, यूनिट 1 to 4 यहाँ तक आपका 95% लीनियर अलजेब्रा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, एक नया टॉपिक, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीएस। ये इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, ठीक है। ये एक नया स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि वेक्टर स्पेस से मिलकर बनता है, ठीक है। बात करेंगे इसी की, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस, और ये क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे। नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्म्स, और नॉर्म्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में पूरा लिख देता हूँ। एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये चौथा टॉपिक है। एंड देन वी हैव, बस हो गया, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे, इतना काफ़ी हमारे लिए, और ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ नए टॉपिक्स या कुछ और छूट गया होगा तो मैं देख लूँगा, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है इस यूनिट के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतने में ही अप टू यूनिट नंबर 3 हम लोग काफ़ी कुछ देख लेते हैं। हम इसी में एंगल्स भी देख लेते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के बीच में लेंथ कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हालांकि लेक्चर तो स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, जो मतलब टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आप लोगों का जो यूनिट नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ठीक। ध्यान से देखिए कि यूनिट नंबर 1 का जो आपका टॉपिक है पहला वाला वो क्या है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ। पहला टॉपिक था हमारे पास, हम यहीं पे लिख देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन। और सेकेंड टॉपिक हमारे पास था अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आपको एक बारी बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से, बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशंस में फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने प्लस देखा है, आप लोगों ने माइनस देखा है, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा है, आप लोगों ने डिवीजन देखा है। अब यही ऑपरेशंस क्या बनेंगे? बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे, ठीक है। अब यही ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे ये हमें देखना है। तो पहले तो हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, क्योंकि आप अगर आप अपने बचपनों की अपने बचपन की जो यादें हैं वो अगर आप ताज़ा करें तो आप लोगों ने 2 और 3 को जोड़ा, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ा, 2 और 3 को ऐड किया तो क्या बना? 5 बना। या 3 - 4 किया तो क्या बना? -1 बना, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को नोटिस करिए कि ये एलिमेंट कहाँ, ये कैसा नंबर है, 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 ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है। ये क्या है? यहाँ पे ये नेचुरल नंबर भी है। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ये इंटीजर है। तो अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, वो किसी न किसी एक सेट से आ रहे हैं। तो हमें ऑपरेशंस अगर हमें डिफाइन करने हैं, जैसे यहाँ पे प्लस डिफाइन है, यहाँ पे माइनस डिफाइन है, और फिर कुछ रिजल्ट आ रहा है, वो किसी और सेट में जा रहा है, ये किसी और सेट में जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे हैं तो किसी ना किसी एलिमेंट पे डिफाइन कर रहे हैं। ये नंबर है फिलहाल तो, ठीक है, उस टाइम पे नंबर हम बोलते थे। अब आप जैसे जैसे हायर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ोगे तो हम उस सेट के मेंबर्स को बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है, उस सेट के मेंबर्स को बोलेंगे एलिमेंट, ठीक। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और ठीक है, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और उनका जो आंसर है वो भले ही नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेशन क्या है, ठीक है, हमारा ऑपरेशन क्या है। कहने मतलब है कि जब आप एलिमेंट्स ले रहे हैं तो किसी ना किसी सेट से ले रहे हैं, तो सेट तो हमें चाहिए। अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं तो हमें सेट तो चाहिए, और सेट में अगर हम ऑपरेशन ले रहे हैं तो एलिमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन अगर आपने सेट पे डिफाइन किया है तो किन्हीं 2 एलिमेंट पे डिफाइन किया होगा, किसी एक एलिमेंट पे आप डिफाइन नहीं करोगे, कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए। तो नॉन एम्प्टी ही सेट होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट कैसे ले सकते हैं? एम्प्टी सेट में तो हम कोई ना ऐड कर पाएंगे ना मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। तो सेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। सेट क्या होता है आपको 11th में बताया जाता है कि जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और अप टू इनफाइनाइट जाता है, ठीक है। इंटीजर के सेट में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होते हैं, और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेट होते हैं। सेट मतलब कि सेट आपने ये पढ़ा है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, ये होता है सेट, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ये होता है सेट, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे A B C ले लिया तो ये तीन एलिमेंट का सेट है। 1 2 3 ले लिया अप टू सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये होता है सेट। तो अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है तो हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। तो आइए डिफाइन करते हैं। पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो बाइनरी ऑपरेशन, तो लगे हाथ आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एक्चुअली आप ये नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बुक में भी यही सब डेफिनेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे एन ऑपरेशन, मैं अलग से डेफिनेशन लिखवाता हूँ इसकी। पहले आप एक सेट लेना है, आपको पहले एक सेट लेना है। ऐसे कैसे ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे? ऑपरेशन के लिए हमारे पास सेट होना चाहिए। तो लेट एक्स बी, ठीक है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमने ले लिया एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। तो एन ऑपरेशन
स्टार, ये जनरल ऑपरेशन है, ये स्टार कुछ भी हो सकता है, ये स्टार प्लस भी हो सकता है, ये स्टार आपका माइनस भी हो सकता है, ये स्टार आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो एन ऑपरेशन स्टार said to be binary operation ठीक, an operation star is said to be binary operation, या इसको इस तरीके से मत लिखिए, an operation star is a map। ऑपरेशन स्टार एक मैप होता है, मैप मतलब एक फंक्शन होता है। एन ऑपरेशन स्टार इज अ मैप फ्रॉम x क्रॉस x टू x, ये होता है मैप, ठीक है। एन ऑपरेशन, ठीक है, एन ऑपरेशन स्टार इज अ मैप फ्रॉम x क्रॉस x टू x, and this star operation is known as बाइनरी ऑपरेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ B.O, मतलब बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ध्यान सुनिए, ठीक। लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, आपको सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। एन ऑपरेशन स्टार, एक ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एन ऑपरेशन स्टार ये एक मैप होगा, ये फंक्शन होगा जो कि x क्रॉस x से x में होगा, ठीक है, जो कि x क्रॉस x से x में होगा। एंड दिस स्टार ऑपरेशन इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये मैप x क्रॉस x से x में होगा, मतलब जो हमने सेट लिया है, जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, अगर हम उसी सेट के किन्हीं दो एलिमेंट को ले लें, एक्स क्रॉस का मतलब क्या होता है, ए कोमा बी टाइप के पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, 11th रिलेशन याद करिए। तो ये ए कोमा बी, तो ये ए वाला जो एलिमेंट है ये भी एक्स से आना चाहिए, बी वाला एलिमेंट है ये भी एक्स से आना चाहिए, मतलब हम दोनों एलिमेंट एक्स से ले रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर का ले रहे थे तो एक्स से ले रहे थे, 2 और 3 को जोड़ रहे थे तो 2 भी नेचुरल नंबर का था, 3 भी नेचुरल नंबर का था, तो हमें आंसर क्या मिला था 5, तो 5 भी नेचुरल नंबर में। तो इसी टाइप का ऑपरेशन लेना है कि दो एलिमेंट हम एक्स के लें, एक्स क्रॉस एक्स से एक्स में ही मैप होना चाहिए, तो हमको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी हमें उसी सेट में मिलना चाहिए, मतलब जो रिजल्टेंट एलिमेंट होना चाहिए वो इसी सेट एक्स का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज स्टार एक मैप है, तो सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स डिफाइंड एज स्टार ए कोमा बी इक्वल टू ए स्टार बी, स्टार ए कोमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, वेयर फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट एक्स एंड ए स्टार बी इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट एक्स, ठीक है। मतलब ये जो दो एलिमेंट्स हैं जिन पे आप ऑपरेशन स्टार डिफाइन करोगे, ये सेट एक्स से ही आपको लेने हैं, और जो रिजल्ट आएगा ए स्टार बी, ठीक है, ये दो एलिमेंट पे स्टार ऑपरेट होगा तो ए स्टार बी करके ऑपरेट होगा, ये स्टार अगर प्लस होता तो ए प्लस बी हो जाता, मल्टीप्लिकेशन होता तो ए डॉट बी हो जाता, ए स्टार बी, तो ये जो आंसर है वो भी कहाँ जाना चाहिए, आपका सेट एक्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट भी आपका सेट एक्स में जाना चाहिए, और आपने जो दो एलिमेंट लिए हैं वो भी आपने उसी सेट से लिए। ऐसे ऑपरेशन को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो इस केस में आपका स्टार क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। इसको लिख लीजिए या साइड में एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आप लिखो यहाँ पे, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इज स्टार सच दैट नेचुरल नंबर n क्रॉस n टू n। स्टार मैंने ऑपरेशन लिया, स्टार एक मैप लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर यहाँ पे x हमारे लिए भी क्या काम कर रहा है,
नेचुरल नंबर का। एक्स सेट हमारा क्या काम कर रहा है, नेचुरल नंबर का। तो n क्रॉस n टू n, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूं कि स्टार, कैसे डिफाइन करूं कि स्टार a कॉमा बी, ठीक, इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अगर स्टार a कॉमा बी को मैं इस तरीके से डिफाइन करूं a प्लस बी, तो अब स्टार हमारे लिए क्या हो गया, प्लस। तो ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, ठीक, ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ए नेचुरल नंबर से लेते हैं, सेट आपने क्या लिया है, नेचुरल नंबर, तो आपको एलिमेंट्स भी दोनों कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से। तो अगर आप ए नेचुरल नंबर से लेते हैं, बी नेचुरल नंबर से लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही तो जाएगा। इसीलिए ये जो स्टार जो कि अभी हमारा प्लस का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा हमारे लिए, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन होता है, और जब आप उसी नॉन एम्प्टी सेट के दो एलिमेंट उठाते हैं और जब आप उस पर स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या देता है, उसी सेट में देता है, ठीक है, उसी सेट में वो रिजल्ट देता है। यह हो गया पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल लिख लो, ठीक। अगर मैंने ऑपरेशन ये ले लिया, स्टार सच दैट नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर टू, नेचुरल नंबर नहीं, इस बार इंटीजर ले लो, ठीक है, नेचुरल नंबर ही ले लो। अच्छा, एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जो डोमेन है वो n क्रॉस n है, सेट n का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जो कोडोमेन है, जो रेंज है आपकी, वो भी क्या है, वही सेट है। तो आपका डोमेन भी उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, और आपका जो रेंज है या कोडोमेन है वो आपका क्या होना चाहिए, वही सेट होना चाहिए, तभी आपका बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे कुछ और सेट लिखा है और यहाँ पे फिर कुछ और सेट लिखा है। जैसे मान लो डोमेन में लिखा है n क्रॉस n, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने रेंज या कोडोमेन में लिख दिया z, मतलब दूसरा सेट ले आया, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हम तुरंत कह देंगे कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेट ही चेंज हो गया। मैं पहले क्या बोल रहा था कि सेट एक्स लेना है, सेट एक्स के दो एलिमेंट लेने हैं, उस पर स्टार ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एक्स में मिलना चाहिए। यहाँ रिजल्ट तो जेड में मिल रहा है और हमारा एक्स क्या है, एन, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन तो तुरंत कट जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो आप डोमेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, या जहाँ से आपने एलिमेंट्स लिए हैं जिन पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट भी उसी सेट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे एन होना चाहिए। अब अगर देखो मैं ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन करूँ, स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक। तो अब दो नेचुरल नंबर को आप माइनस करो, तो यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन का काम कर रहा है माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे स्टार ऑपरेशन का काम कर रहा था प्लस, यानी एडिशन। तो अगर आप दो नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो नेचुरल नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक नेचुरल नंबर 5 लिया, एक नेचुरल नंबर 4 लिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो ठीक है 1 आ गया, ये तो अच्छी बात है, 1 नेचुरल नंबर है। ऐसे 4 ले लिया, 4 को 2 से माइनस कर दिया तो 2 आ गया, ये भी नेचुरल नंबर है। पर अगर आपने 2 लिया, ये भी तो नेचुरल नंबर है 2, और 2 में अगर आपने 3 माइनस किया, 3 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। ऑपरेशन अभी भी हमारा माइनस ही चल रहा है। देखो ऑपरेशन आपको माइनस ही लेना है, प्लस नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन हो गया है माइनस, ए माइनस बी, ठीक। तो अब 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो -1 आ जाएगा, और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो आपका नेचुरल नंबर में है और ऑपरेशन वही है। तो जब तक नेचुरल नंबर आपका पहला वाला नेचुरल नंबर यानी ए जब तक आपका बड़ा नहीं होगा बी से, तब तक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। जब ए आपका बी से बड़ा है तभी नेचुरल नंबर मिल रहा है। जैसे रिवर्स किया, मतलब छोटा वाला नेचुरल नंबर इधर आएगा और बड़ा वाला इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं है। -1 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। इसीलिए ये जो ऑपरेशन है वो कुछ केसेस में तो ठीक है, ठीक है, कुछ एलिमेंट के लिए तो ठीक है, और कुछ एलिमेंट के लिए भी क्या, मतलब जो बड़े से छोटे में घटाओगे तब के लिए ठीक है। बाकी ओवरऑल ये ऑपरेशन ठीक नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्ली बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो माइनस है वो इस सेट के लिए, इस ऑपरेशन पे ए माइनस बी, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, ठीक, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। मतलब जब आप n क्रॉस n ले रहे हो और दो नंबर को ऐड कर रहे हो, मतलब उसके दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, तो हमेशा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। पर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो हमेशा नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 एग्जांपल या कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 3, स्टार सच दैट Q क्रॉस Q टू Q, सेट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। स्टार सच दैट A, B, इसके 2 एलिमेंट लिए और रिजल्ट हमें मिल रहा है A डॉट B, तो ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्टार ऑपरेशन है वो क्या है, अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डिनरी जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स का, ठीक है, वो होता है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे स्टार ऑपरेशन डॉट है, तो ये डॉट बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। स्टार सच दैट, अगर आप आपने इंटीजर ले लिया तब क्या होगा, ठीक है, तो इंटीजर पे ये वाला जो ऑपरेशन है A, B इज इक्वल टू A प्लस B, 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, ठीक। तो दिस इज बिलोंग्स टू Z, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार A, B इज इक्वल टू A माइनस B, अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या आ गया, माइनस आ गया। और अगर आप 2 इंटीजर को माइनस कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अगर माइनस आ भी गया तो माइनस वाला जो नंबर है, माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स तो इंटीजर्स में होंगे ही होंगे, ठीक है। जैसे अभी 2 - 3 का ये केस था, तो ये नेचुरल नंबर में तो ठीक नहीं बैठ रहा था क्योंकि -1 आ जा रहा था, और -1 नेचुरल नंबर में रहता नहीं है। लेकिन जब आप 2 - 3 यहाँ पे करोगे, मतलब अब आपका सेट Z है, इंटीजर है, तो ये -1 आ जाएगा, और -1 तो इंटीजर है, इसीलिए माइनस वाला जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो Z के केस में बाइनरी ऑपरेशन बना देता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, तो मैंने आपको समझाया कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब देखो, हम टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे या आपसे कोई कहे कि ये हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है और इस नॉन एम्प्टी सेट पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, या स्टार ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया हुआ है, और ये जो स्टार ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप मुझे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकाल के दिखाओ, कितने बनेंगे, ठीक है। तो कुछ वही कहानी है कि स्टार ऑपरेशन है बाइनरी, बोले सपोज मैंने एक सेट लिया है A, सेट A पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो सेट A क्रॉस A टू A को ही हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये अब आप याद कर लीजिए, ये होता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन किसी एक सेट पे डिफाइन होगा, A क्रॉस A टू A, स्टार A, B इज इक्वल टू A स्टार B बाई स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A बाई स्टार A, B इज इक्वल टू A स्टार B। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकाल के दिखाइए, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये मैप है, दिस इज अ मैप। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लेते हैं A क्रॉस A टू A, ठीक है, टोटल नंबर अगर हम फंक्शन निकाल लेते हैं क्रॉस A टू A, तो मैप ही तो फंक्शन ही तो क्या होता है, ये जो मैप, अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का मैप निकाल लेंगे A क्रॉस A टू A में, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन A क्रॉस A टू कैसे निकलेगा, इसकी कार्डिनलिटी की पावर इसकी कार्डिनलिटी, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये जो आपका कोडोमेन है, इसकी कार्डिनलिटी टू द पावर डोमेन की कार्डिनलिटी A क्रॉस A। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो अगर हमें वो पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे नोट लिखिएगा और नोट में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, अगर, ठीक है, अगर ले सपोज मैं
ए की कार्डिनलिटी भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे तो मैंने मेंशन नहीं किया कि ए की कार्डिनलिटी कितनी है। ए की कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, ठीक है। तो लेट कार्डिनलिटी ए की n है, ठीक है। मान लीजिए कि कार्डिनलिटी आपकी ए की जो है n है। अगर आपकी कार्डिनलिटी ए की n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। अगर आपकी कार्डिनलिटी ए की n है तो ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, n का स्क्वायर। ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, n का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मुझे इस केस में मिल जाएगा क्या, ठीक है। इस केस में क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, n स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, विच इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए एंड गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो हम ऐसे निकालते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो कहानी एक नॉन एम्प्टी सेट पे चल रही है और उस नॉन एम्प्टी सेट के पास से क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मतलब अभी तक जो भी हम लोगों ने स्टोरी देखी, जो भी हम लोगों ने कहानी देखी, इस टॉपिक में हमारे पास एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे सपोज ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट, इस सेट के पास एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए एडिशन भी हो सकता है, ये कभी सब्ट्रैक्शन बन जा रहा है और ये कभी डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन बन जा रहा है, ठीक। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक सेट है, एक सेट के पास बाइनरी ऑपरेशन है। कहानी इसी पे चल रही है कि एक सेट है और सेट के पास एक बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर एक सेट है और सेट के पास एक बाइनरी ऑपरेशन है और अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि ए कॉमा स्टार, एक सेट है, सेट के पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। फिर से सुनो, एक सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और अगर उसको मैं इस तरीके से लिख दूं कि ए कॉमा स्टार और ब्रैकेट में से बंद कर दूं तो इसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक। इसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब जरूरी नहीं कि एक ही ऑपरेशन इस सेट के ए के पास बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है इसके अलावा। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, जैसे इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर का सेट किन्हीं दो एलिमेंट को ऐड करेंगे। जब हम ऑपरेशन बाइनरी का प्लस लेंगे तो जब दो इंटीजर को हम प्लस करते हैं तो क्या बनता है, जो भी आंसर आता है, जो भी एलिमेंट आता है वो भी इंटीजर में जाता है। ऐसे जब माइनस करते हैं तो भी इंटीजर में जाता है। तो जेड के केस में क्या है, प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है और माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर मैं इसको ऐसे इंक्लोज करूँ तो ये भी तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, ये भी तो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे दो आ गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पर्टिकुलरली बोला था कि अगर एक भी ऑपरेशन एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेता है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है तो वो क्या बना लेगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब एक हो, दो हो, तीन हो, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एक भी आपको बाइनरी ऑपरेशन मिल गया किसी एक नॉन एम्प्टी सेट पे तो वो बना लेगा क्या, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे स्टार वन की वैल्यू क्या है, प्लस, और यहाँ पे ले सपोज स्टार टू की वैल्यू क्या है, माइनस, ठीक है। ऐसे अगर डॉट के केस में हो रहा होगा तो डॉट के केस में भी क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो डॉट भी हो सकता है, जैसे जेड प्लस डॉट, ये भी एक क्या होगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। ये भी एक क्या होगा, आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो यहाँ पे स्टार वन की वैल्यू क्या हो गई है, प्लस, और स्टार टू की वैल्यू क्या हो गई है, डॉट। यहाँ पे स्टार वन की वैल्यू हो चुकी है प्लस, यहाँ पे स्टार टू की वैल्यू हो चुकी है माइनस। किस सेट के लिए, जेड सेट के लिए, ठीक। ऐसे जब रियल नंबर जो जेड से बड़ा तो रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, तो उसी केस में भी ठीक बैठेगा। तो अगर आप आर प्लस डॉट लेते हो तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्योंकि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन, एक भी बाइनरी ऑपरेशन मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे दो मिल गए हैं, कोई बात नहीं, जैसे आर प्लस, दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रियल नंबर मिलेगा, ठीक। आर डॉट, ये सारे क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें एक बाइनरी ऑपरेशन की बस नीड है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर।
व्हाट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है, अ नॉन एम्प्टी सेट ए या जी ले लो, चलो ठीक है ए ही ले रहे हैं, ए ही से बात किया तो ए ही ले लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट ए टुगेदर विथ मैंने कहा था कि एक भी बाइनरी ऑपरेशन मिल गया तो क्या बना देगा? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना लेगा। एक से ज़्यादा भी मिल गया तो भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना लेगा। जैसे आर प्लस डॉट, आर प्लस में एक बाइनरी ऑपरेशन है आर का, और आर प्लस डॉट में दो है, प्लस भी है मल्टीप्लिकेशन भी है। तो विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन। तो अ नॉन एम्प्टी सेट ए टुगेदर विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन is known as algebraic structure। ठीक, एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे इसका? एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया है अभी पिछले स्लाइड में। तो एग्जाम्पल आप पहला लिख लो z प्लस, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा। n प्लस, ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे। तीसरा ले लो z प्लस डॉट, चौथा ले लो r प्लस डॉट, ठीक। पांचवा ले लो, क्या ले लो, q प्लस डॉट। यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, r प्लस, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, मतलब जिस सेट के लिए ये वाला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, ठीक है, जिस नॉन एम्प्टी सेट के लिए ये वाला जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, बस वही ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते। ये वाला जो ऑपरेशन है बाइनरी होना चाहिए, ठीक है, बाइनरी होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो ये था हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। ठीक, तो अब अगला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो इसको आप लोग हेडिंग डालिए और 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है। आप इसका हेडिंग डालिए और हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। हम कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो हम बस एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि हमें लीनियर अलजेब्रा में सबकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो दिस लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन है, बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत बेसिक है। अब इससे बेसिक और कौन ही पढ़ाएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर डेरिवेशन लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फील करवा रहा हूँ। आपको बस फील आना चाहिए, ठीक है, फील आना चाहिए। तो लिखिए इसको। ओके, तो पहले मैं कुछ नाम आपको बताता हूं। जैसे एक इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है ग्रुपोइड। ग्रुपोइड के बाद हम पढ़ते हैं सेमी ग्रुप। धीरे धीरे ग्रुप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं मोनोइड और फिर हम पढ़ते हैं फाइनली ग्रुप। ग्रुप में भी हम एक ऑपरेशन अगर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप, जिसका एक अच्छा नाम है अबेलियन ग्रुप। तो ये सारे जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं इसको अब हम लगे हाथ ख़त्म करें, ठीक है। तो कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि हम बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे जो हमने समझ लिया, हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमने अभी देखा, और फिर हम ग्रुप पढ़ेंगे। तो ग्रुप तक पहुंचने के लिए पहले हमें ग्रुपोइड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि लेवल है। तो लेवल 1 आपका ग्रुपोइड है,
फिर आप लेवल 2 में पहुँचेंगे सेमी ग्रुप, फिर आप लेवल 3 में पहुँचेंगे मोनोइड, फिर आप लेवल 4 पे पहुँचेंगे ग्रुप, और फिर ग्रुप में ही हम बस छोटा सा एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा अबिलियन। ठीक है, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, तो अलग अलग लेवल्स में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी बस हमें वही यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ग्रुपोइड। सिंपल सी डेफिनेशन है ग्रुपोइड की। ठीक, देखो एक सेट तो एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट तो होना ही चाहिए, और दूसरा एक स्टार ऑपरेशन भी होना चाहिए। और ये ऑपरेशन कैसा होना चाहिए? बाइनरी। अब ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो कुछ भी है तो वो किसी ना किसी एक नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन है, और जो ऑपरेशन होगा वो उसका बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, मतलब उसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब उसी सेट के अगर हम ऑर्डर पे 2 एलिमेंट लेते हैं और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो चूंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो सेम सेट में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो हमको रिजल्टेंट एलिमेंट मिलना चाहिए, जो आंसर एलिमेंट के तौर पे मिलना चाहिए, वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए।